नमस्कार। बिग बात के पहले एपिसोड में आप सबका वेलकम है। ये अपना वो पॉडकास्ट चैनल है जहां पर ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनकी बातें सुन के आप कुछ सीख सकें और उनकी बातें आपके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। तो आज इस पहले एपिसोड में हमारे मेहमान हैं हिसार हरियाणा स्थित मोक्ष वृद्धा आश्रम के संचालक विजय भृगु जी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे आपका। जी नमस्कार जी। आप हमारे पहले गेस्ट हैं, तो ये तो हमारा और भी स्पेशल हो जाता है आपका हमारा इस शो में आने के लिए। आभार व्यक्त करता हूँ जी, आपने मुझे यहाँ प्रथम बुलाने का मौका दिया है, इसके लिए आभार है आपका। चलिए, सबसे पहले हम आपके आश्रम के शुरुआती जो दिन थे उसी की बात करते हैं। आप वृद्धाश्रम चला रहे हैं हिसार में, तो ये ख्याल कैसे आया वृद्धाश्रम शुरू करना है और कब से शुरुआत हुई मोक्ष वृद्धाश्रम की? देखिए, इस तरह के जो कार्य हैं वो कभी योजनाबद्ध तरीके से शुरू नहीं किए जाते। मोक्ष वृद्धाश्रम की शुरुआत एक भिखारी राम सिंह था, उसका कूल्हा टूटा हुआ था और उसको लेकर कुछ लोग जब मेरे पास पहुंचे, उसका इलाज करवा कर जब मैंने उन्हें वापस किया तो वो उसकी सेवा नहीं कर पाए। उसकी सेवा के लिए जब एक कमरा किसी से किराए पे मांगा गया, उससे मोक्ष की शुरुआत हुई। और जब शुरू किया तब ऐसा कोई भाव कि वृद्धाश्रम ही खोलना है नहीं था, लेकिन उस राम सिंह की जब सेवा की तो उसकी सेवा ने दिशा और दशा दोनों ही बदल दी जीवन की। उसके बाद लगा कि समाज का यह अनुभव का जो स्तंभ है, इसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है समाज में। भोजन, छत और इलाज के लिए दर बदर भटकने को मजबूर हैं आज के वृद्ध। इसलिए फिर एक वृद्धाश्रम शहर के सहयोग से जून 2008 में शुरू किया गया था। और आज कमोबेश स्थिति यह है कि 2008 से चल रहा निर्माण कार्य अभी तक अनवरत जारी है। तो अगर हम आपके जो आश्रम में बुजुर्ग आए हुए हैं उनके बारे में बातचीत करें, तो कहाँ से बुजुर्ग आए हुए हैं, किस तरीके से उनकी आप देखभाल कर रहे हैं? देखिए, मोक्ष वृद्धाश्रम का कार्य वहां से शुरू है जहां से बाकी वृद्धाश्रम का कार्य समाप्त होता है। और इसे वृद्धाश्रम ना कहकर मैं एक क्रिटिकल केयर यूनिट कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी प्राथमिकता पैरालाइज्ड, सेमी पैरालाइज्ड, ब्लाइंड, बेड रिडन, जिन्हें ना तो घर और ना ही परिवार और वृद्धाश्रम वाले रखना चाहते हैं, उन्हें मोक्ष वृद्धाश्रम रखता है प्राथमिकता के आधार पर। और इलाज की सुविधा और इस तरह के लोगों की सेवा की सुविधा शायद ही भारत में किसी वृद्धाश्रम में है। इसीलिए बंबई, कलकत्ता, कच्छ, पटना, इलाहाबाद, बनारस, गया, लगभग पूरे देश से वृद्धजन यहाँ पहुँचते हैं। हमारे पास पहुँचने के बाद इनका रहना, खाना, रोजमर्रा की जरूरतें, निजी अस्पताल में इलाज, सब संस्था की जिम्मेवारी हो जाता है। और संस्था सरकार से किसी तरह का अनुदान प्राप्त नहीं करती है। हम पूर्ण रूप से दान पर निर्भर हैं और शहर इसमें सहयोग कर रहा है। तभी किसी बुजुर्ग के स्टंट डलना है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर की समस्या है, घुटना बदलना है, वह सारा इलाज संस्था द्वारा शहर के सहयोग से करवाया जाता है। जी, कितने बुजुर्ग अभी रह रहे हैं इस समय मेरे पास? अगर हिसार और एक ब्रांच अंबाला भी है हमारी, दोनों को मिलाते हैं तो लगभग 40-45 लोग अंबाला हैं और 200 के आसपास हिसार में है। तो विजय जी, ऐसी नौबत आती क्यों है कि लोग अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं या फिर खुद छोड़ के चले जाते हैं वृद्धाश्रम में? देखिए, वृद्धाश्रम भारत की संस्कृति का कभी हिस्सा नहीं रहा। प्राचीन समय में गुरुकुल होते थे तो वृद्धाश्रम नहीं थे। आज गुरुकुल नहीं है तो वृद्धाश्रम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का युवा
रिश्तों में भावनाएं कम, संभावनाएं ज्यादा ढूंढ रहा है, और उसी का यह सब परिणाम है। अब देखिए, अगर आज कोई रिश्तेदार अमीर है, उसकी देखभाल और उसकी तवज्जो पूर्ण रूप से दी जाएगी। कोई रिश्तेदार या भाई गरीब है तो उसको उपेक्षित किया जाएगा परिवार से। इसी कारण से जब रिश्तों में संभावनाएं ढूंढी जा रही हैं तो माता पिता का रिश्ता तो गौण हो चला है जी। क्योंकि एकल परिवार जब से शुरू हुए हैं, हम भौतिकवाद में घुसे हैं, तब से पति पत्नी अकेला रहना चाह रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी, और वह अपनी स्वतंत्रता में अपने माता पिता को बाधक समझते हैं। अब आप देखिए, पहले पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता था। अब जोमेटो, स्विगी अमेरिका के अंदर अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए शुरू की गई सेवा थी, और आज यह सेवा भारत के अंदर दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और परिवार में भोजन बनना ही मुश्किल काम हो गया, इसलिए वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। तो अभी जैसा आपने बताया कि लगभग 200 लोग आपके हिसार इधर आश्रम में है, लगभग 45 अम्बाला है, तो इनका खर्चा किस तरीके से चलता है, और कौन लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं इस काम में? मैं बड़ा ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ और ईश्वर पे पूर्ण विश्वास है। अब आश्रम में एक व्यक्ति का प्रतिदिन का खर्चा 250 रुपये मानिए, तो 200 बुजुर्गों का लगभग 50,000 रुपये प्रतिदिन का खर्चा है। और हमारी जो प्रायोरिटी है वह काइंड में है, मतलब हमें ग्रोसरी चाहिए, हमें डायपर भी चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए, तो हम लोगों से नगद पैसा या चेक की बजाय कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति हमें उस जरूरत का सामान दे, चाहे वो मुंबई से दे रहा है या बेंगलोर से दे रहा है। अमेजोन से डिलीवरी हो जाती है, आप कोई भी सामान भारत के किसी कोने से कहीं पहुंचा दीजिए। तो इस तरह से खर्च चल रहा है जी। और हरियाणा के अंदर दान देने में हिसार शहर का कोई मुकाबला नहीं है। तो जितने भी लोग आपके यहाँ पे रह रहे हैं, वो आपके साथ अपना सुख दुख भी साझा करते होंगे? हाँ, बहुत हैं जी। अभी मऊ से है हमारे पास मिश्रा जी, उन्हें अपने पुत्र की याद नहीं सताती जितनी उन्हें अपनी पोती की याद सताती है। वो उसके साथ समय बिताना चाह रहे थे, पर वो बेटे ने उन्हें यहाँ छोड़ दिया, तो जब भी चर्चा हो तो वो पोती को लेकर बहुत रोते हैं। बहुत वृद्ध हैं जी। अब मेरे पास एक आगरा से हैं माता जी, बेटे ने उनको गली में इतना मारा, पड़ोसी इलाज के लिए लेके गए तो हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा था कि पहले एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी, तो उन्होंने इलाज ही नहीं करवाया कि बेटा पुलिस के अंदर ना चला जाए। मतलब वो इतनी मार खा के भी माता कुमाता नहीं हुई, और उसने उसके बावजूद अपने पुत्र के बारे में सोचा। पूत कपूत हो गया। हाँ, पूत कपूत है जी, माता कुमाता नहीं होती। अभी तक ये बचा हुआ है। समस्याएं दोनों तरफ से हैं जी। 70% मानिए युवा पीढ़ी जिम्मेवार है, 30% हमारे वृद्ध जिम्मेवार हैं। उनकी भी कुछ गलतियां होती है। वृद्ध अपनी शक्तियों को हस्तांतरित नहीं करते। परिवार में जैसा वर्चस्व उनका यौवन अवस्था में था, वही का वही वो वृद्धावस्था में चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। तो अपनी शक्तियों को अगली पीढ़ी को नियमानुसार हस्तांतरित करने में कोई बुराई नहीं है, और जो करनी भी चाहिए। और आज जो युग है उसमें सब्र नाम की चीज जो है युवा पीढ़ी में बची नहीं है। अपनी संपत्ति, अपना पैसा अपने पास रखिए, आपके जाने के बाद वो अपने आप आपकी संतान को हस्तांतरित होगा। परंतु घर की शक्तियां और घर को चलाने की जो जरूरत की चीजें हैं वह अपने बच्चों को हस्तांतरित करनी चाहिए, ताकि वो सीखें भी और शांत भी रहें। और बच्चों को ज्यादा टोका टाकी आजकल पसंद नहीं है, तो माता पिता को चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद जैसा वो जी रहे हैं उन्हें जीने दें, उन्हें सुधारने की कोशिश ना करें।
बिल्कुल। अगर मैं दिनचर्या की बात करूं, जो आपके पास बुजुर्ग रह रहे हैं जी। उनका आप ख्याल रख रहे हैं, तो दिनचर्या किस तरीके से रहती है? कितने बजे उठना होता है, सोना जागना दिन में? कोई ऐसी एक्टिविटी भी आप करवाते हैं जिनसे उनका मन लगा रहता है? जी देखिए, उठने जागने सोने पे कोई पाबंदी नहीं है, जिसका जब मन करे तब है जी। सुबह 6:30 बजे चाय शुरू हो जाती है, 11 बजे दोपहर का भोजन है। कई लोग हैरान होते हैं भोजन के समय को लेके, पर मेरे पास बीमार लोग ज्यादा हैं, तो 11 बजे लंच, 7 बजे डिनर है, ताकि भोजन को डाइजेस्ट होने में समय मिल जाए। और महीने में 10 से 15 दिन कोई ना कोई भजन संध्या फंक्शन आश्रम में रहता है। उसके अलावा कभी योगा की क्लासेस हैं, फिजियोथेरेपी हमने पूरा सेटअप लगाया हुआ है। और हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया कि बीमार लोगों को रखना प्राथमिकता ज्यादा है, तो उसमें और कुछ ज्यादा हम कर नहीं पाते हैं। और भगवान का नाम तो आप कहीं बैठ के ले लो जी। तो जो ज्यादातर बीमार लोग हैं, किस तरीके की बीमारियां उनकी हैं? और जो आप बता रहे हैं कि बीमार हैं, तो उनकी बीमारी का खर्चा भी होता होगा? हाँ जी, आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी तनाव है जी, तनाव और अवसाद। और उसके कारण पैरालाइज्ड, अधरंग के अटैक कॉमन समस्या है। और मेरे पास इस समय भी लगभग 50 लोग पूर्ण रूप से बिस्तर पर हैं इसी समस्या को लेकर। फिर कैंसर, फिर सेमी पैरालाइज्ड, जो अटैक आया और तुरंत उन्हें इलाज मिल गया तो वो पूर्ण रूप से अक्षम होने से बच गए। अब इनका खर्चा तो बिल्कुल है जी। अब खर्चे में अपोलो हॉस्पिटल है, बिलियन हार्ट लैब, वो हमारे साथ एसोसिएट है। मतलब दिल्ली से बाहर हम अकेले हैं जिन्हें वो सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वो दिल्ली के वृद्धाश्रम को ही देखते हैं। और वो भी शहर के ही किसी सज्जन के सहयोग से उन्होंने हमारे साथ वो किया है। वृद्ध केयर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें डायपर की सपोर्ट करती है जी। और शहर के प्रबुद्ध लोग तो हैं ही जो जुड़े हुए हैं और जिनके कारण ये इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है। तो जो आप बता रहे हैं हिसार के लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं, तो इनका जो खाने पीने का खर्च आता है, जो खाना होता है, क्या हिसार से संस्थाएं पहुंचती हैं किसी त्योहार पे, किसी खास मौके पे? नहीं, जैसे हमने भोजन का एक राशि फिक्स की हुई है। वो जन्मदिन, बरसी और शादी की सालगिरह, इस तरह से लोग वो भोजन स्पॉन्सर करते हैं इन मौकों के ऊपर। हाँ, इन मौकों के ऊपर, और भोजन वहीं बन जाता है। वो आकर अपने हाथ से सर्व करते हैं और उस राशि को वह राशि देकर रसीद प्राप्त कर लेते हैं। मतलब किसी के यहाँ पे किसी बच्चे का बर्थडे है, हाँ। वहां जाके अगर इस तरीके का नेक काम करना चाह रहे हैं तो वो राशि आपको दे देते हैं जी, और उसके बदले में आप खाना वहां बना के देंगे। वो सिर्फ आएंगे, खुशियां अपनी बांटेंगे और उनको खाना परोस देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो सेवा करते आ रहे हैं इतने बुजुर्गों की और इतने सालों से, तो उनका क्या रिएक्शन है? मैंने बात की आपके आश्रम में ही जाके, तो वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। मैं आई हूँ गुड़गांव से, ठीक है। वहाँ पर जॉब करते थे, तो कोरोना की वजह से ऑफिस तो बंद हो गई और पैसे भी चले गए। तो फिर यहाँ डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, तो डॉक्टर साहब ने बोला आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। डॉक्टर साहब में तो नमें लोक नहीं मिलेगा, हमें तो घनों आश्रम फिरा, ऐसा आश्रम हमें देखा कोई नहीं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत शुभ काम कर रहे हैं लोगों की भलाई की। यहाँ जितनी सुविधा है जहीं कहीं नहीं देखी आज तक। दवाई की, पानी की, सेवा की, बंदगी की, खाने पीने की सब सुविधा है। मेरा आदमी मेरा यहाँ पे बीमार हुआ तो इतना देखभाल किया, वो बड़े हॉस्पिटल में दिखाना करना और सब काम किया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। डॉक्टर साहब भगवान खूब फले फूले, खूब इनकी लंबी उम्र होवे, यही आशीर्वाद है। डॉक्टर साहब की मम्मी भी बहुत अच्छी है, भगवान है एक तरह से। बढ़िया सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया। बीमार हो तो अस्पताल भेज देते हैं, कोई कमी नहीं। कपड़ा देते हैं, जूता देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब ये दाना पानी की बात कर लो, चाहे एक दिन
गाड़ी में अपने लड़के को एक लड़की के साथ में जाते हुए देख लिया। मैं रास्ते में तो नहीं बोला, घर आने के बाद हमने थोड़ा सा उसको अपने उससे जो है, मैंने उसको बहुत डांटा, मैं तुम्हारी शादी कर दिया, विवाह कर दिया, बच्चे हो गए, ये ठीक नहीं है। अब ये उसको जो भी फीलिंग्स हुई है उसकी सोच अपनी है, हमारी तो है नहीं। वो कुछ दिन तक बोला नहीं मुझे, लेकिन अब अचानक उसके दिमाग में क्या आया, कैसे सर्च किया, कैसे क्या किया, तो एक दिन बोला चलिए पापा घुमा ला मैं। तो घुमाने के लिए लाके मुझे यहाँ छोड़ गया। मैं चलो ठीक है, जैसी इच्छा तुम्हारी भाई, मन तो करता है बेटा कि अभी चला जाओ, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकता। मेरा सब तो ठीक है, बच्चों से तो ठीक है, जो बच्चे व्यवहार किए उससे तो बहुत बढ़िया है। बस यही है कि बेटी याद आती है, लेकिन अब क्या कर, लड़के याद नहीं आते उतना। एक पोती है वो याद आती है बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहोगे आप? मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि इस पीढ़ी में भावनाएं बची हुई हैं, युवा पीढ़ी में संभावनाएं बढ़ रही हैं, भावनाएं समाप्त हो रही हैं। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हैं। मैं कभी मतलब किसी उम्मीद में सेवा नहीं कर रहा हूँ। ईश्वर की असीम कृपा है मेरे ऊपर, और मेरी माँ श्रीमती पंकज संधीर, उनका बहुत आशीर्वाद और वरदहस्त है। और ये आशीर्वाद है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है जी। ये जो लोग कह रहे हैं वृद्धजन, ये मेरे माता पिता स्वरूप हैं। मैंने 38 वर्ष की आयु में मेरे माता पिता को खो दिया था, और इन्होंने मेरा वह सारा दुख भुला दिया। और आपने इनका दुख भुला दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ जी। ये खुद कह रहे हैं। आप बता रहे थे कि एक वृद्ध हैं जो अपनी पोती को याद करके ज्यादा रोते हैं। हाँ जी। वो यही थे। और हाँ, मिश्रा जी हैं ये। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं पोती को ही भूल गया हूँ यहाँ के। चलो, ये इनका बड़प्पन है जी। मैं तो बस प्रयास मात्र कर रहा हूँ कि जो मोक्ष में पहुंच गया, पूर्व में कितने ही दुख और संताप झेले हों, यहाँ आने के बाद वह दुख संताप और अवसाद से मुक्त होकर अपना बचा हुआ जीवन हंसी खुशी जिए। प्रयास है जी, कर रहे हैं, ईश्वर फलीभूत कर रहा है। आपकी इच्छा क्या है आश्रम को लेके? मैं तो सोचता हूँ जी, आज से 15 वर्ष पूर्व भी भूमि पूजन पे आप जैसे किसी मित्र ने पूछा था, तो मैंने तब भी ये कहा था कि वृद्धाश्रम खाली रहे, कोई ना रहे इसमें। पर ये आज की जरूरत हो गया है। अब अम्बाला हमें खोलना पड़ा, क्योंकि यहाँ जगह बहुत महंगी है, स्थानाभाव था। तो वहाँ जैन समुदाय ने मिलकर प्रयास किया, और वहाँ आचार्य श्री विद्यासागर शरणम मोक्ष वृद्धाश्रम के नाम से चल रहा है। तो हिसार में आपका ये आश्रम है, तो हिसार के लोग किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपके आश्रम में जाके? हर तरह किसी से, भी तरीके से? हर तरह से। मुझे इन्वर्टर बैटरी की जरूरत है, इन्वर्टर बैटरी मिल रहा है। मुझे फ्रिज की आवश्यकता है, फ्रिज आ रहा है। डाइपर लगभग 50 से 60 डाइपर रोज लगता है। और मतलब मैं ईश्वर का साक्षात उदाहरण है कि मैं ऑफिस में, और मेरे को फोन आता है कि जी डाइपर सिर्फ आज के बचे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि डाइपर की व्यवस्था कहाँ से होगी। तभी मुझे 10 मिनट बाद एक कोई सज्जन फोन कर रहे हैं कि भाई साहब, मैं डाइपर का काम करता था और अब बंद कर रहा हूँ, मेरे पास डाइपर बहुत पड़ा है, भेज दूं? ईश्वर है, ऐसा नहीं कि कहा गया है, ऐसा इसलिए है कि मैं इसे प्रतिपल महसूस करता हूँ।
और इस तरह के मेरे पास ढेरों उदाहरण है कि डायपर आज का है और उसने 3 व्हीलर भर के डायपर भेज दिया मुझे। बस आपने जरूरत महसूस की और संदेश ईश्वर ने पहुंच गया। तुरंत उसको पूर्ण कर दिया जी। और ये प्रतिदिन का है, रोज की जरूरतें। कभी भी मतलब हाथ फैला रहे हैं ईश्वर के आगे, और ईश्वर रोज किसी ना किसी में राम के स्वरूप में आ रहा है। और तुरंत मेरा मानना है स्वयं के लिए जब हम मांगते हैं ना, बहुत मुश्किल से मिलता है। जैसे आप निस्वार्थ भाव से दूसरे के लिए मांगते हैं, ईश्वर चुटकी भर में उसको पूर्ण करता है, रोज करता है। अब आप देखिए 200-250 लोगों का 15-16 लाख का खर्चा महीने का है, हो रहा है जी। लोग ऑनलाइन यूपीआई स्कैनर से करते ही हैं जी। हमें तो कई बार पता भी नहीं लगता। बेंगलोर में है एक सज्जन, वो ग्रोसरी भेजते हैं मुझे अमेजोन से। अच्छा। दिल्ली से भेजा एक ने ग्रोसरी। इंदौर एक डॉक्टर हैं, अफसाना, डॉक्टर अफसाना करके नाम है उनका। उन्होंने मुझे फोन किया गूगल से नंबर लेके, व्हील चेयर की आवश्यकता है। मैंने कहा जी है, मैं भेजती हूँ आपको। मुझे लगा इंदौर से, उन्होंने 2 व्हील चेयर भेजी मुझे इंदौर से, क्योंकि मेरे पास बेड रिडन लोग हैं, हाँ, व्हील चेयर की जरूरत रहती है। और कई बार गरीब लोग जब डिस्चार्ज होते हैं हॉस्पिटल से, वो नहीं खरीद पाते, तो हम व्हील चेयर वॉकर उन्हें भी यूज करने के लिए आधार कार्ड उनका लेकर उन्हें भी दे देते हैं कि आप प्रयोग कीजिए और जरूरत के बाद वापस दे दीजिए। चल रहा है जी। तो इस वक्त जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अपने देश में भी देख रहे हैं, देश के बाहर से भी देख रहे हैं, तो वो अगर आपकी हेल्प करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या जरूरतें हैं आपकी? देखिए, जरूरतें वही हैं जी जो एक घर में होती हैं। वो जरूरतें यहाँ बहुत ज्यादा हैं। राशन का सामान है, डायपर है, व्हील चेयर है, बेडशीट, पिल्लो, ब्लैंकेट्स, रजाइयाँ, गर्म कपड़े, हर चीज की जरूरत है जी। अब सर्दियां शुरू हो रही हैं। एक सज्जन ने फिक्स किया हुआ है च्यवनप्राश। अच्छा। अब 2 क्विंटल च्यवनप्राश आएगा जी। और जैसे ही वो खत्म होने लगेगा, वो फिर पूछ के भेज देंगे। मतलब हम नवंबर, दिसंबर अप टू मार्च च्यवनप्राश सबको खिला देंगे। जितना लगेगा वो सज्जन भेज देंगे। तो कोई आपके यहाँ विजिट करना चाहे, किसी आके भी मदद करना चाहे, तो एड्रेस आप बता दें, पहली बात। दूसरी बात, कोई आर्थिक रूप से आपकी मदद करना चाहे तो वो नंबर भी आप बताएं, ताकि जहां भी बाहर से भी लोग देख रहे हैं तो मदद कर सकें आपके आश्रम में। कि मोक्ष वृद्ध आश्रम, कैमरी रोड, हिसार, हरियाणा। आप गूगल पे मोक्ष वृद्ध आश्रम सर्च कर सकते हैं, अवेलेबल है। वेबसाइट है हमारी मोक्षा ओल्ड एज होम, वहां आप जा सकते हैं। वहां स्कैनर अवेलेबल है आश्रम का, स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर मेंशन्ड है, अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। मेरी प्रार्थना यही है कि जब भी आप दान करें तो साथ में हमें 2 नंबर 3 नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कीजिए एड्रेस, नाम और पैन नंबर, ताकि हम आपको वह रसीद व्हाट्सएप पर और कोरियर के द्वारा भेज दें। और आपके द्वारा दी गई दान राशि इनकम टैक्स में 80G के अंतर्गत छूट प्राप्त है। तो आप दान भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स से भी बच सकते हैं। दोनों फायदे हैं। पुण्य कमाइए, सहयोग कीजिए। फोन नंबर और आप बता दें तो? हाँ, 97-290 61,000, 94-666 11-22-4। तो इन पे फोन पे या गूगल पे कर सकते हैं या फिर नहीं, आपसे संपर्क कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। देखिए, फोन पे, गूगल पे संस्थाओं में मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। स्कैनर सफिशिएंट है जी। आजकल फोन पे, गूगल पे से बहुत धांधलियां हो रही हैं, तो बेहतर है वेबसाइट पे अकाउंट नंबर है, स्कैनर है जी। तो अभी हम आखिर में आए हैं शो के, और आखिर में होता है एक मैसेज, एक संदेश। तो यहाँ मैं आपसे एक मैसेज नहीं, 2 मैसेज यानी कि 2 संदेश पूछना चाहूँगा। एक तो हमारे युवाओं के लिए जिनके घर बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं। दूसरा मैसेज बुजुर्गों के लिए भी। देखिए, बुजुर्गों को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा
कि जहाँ पे संयुक्त परिवार है, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। आप लगातार मीठा नहीं खा सकते, नमक की भी आवश्यकता है। तो छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर वृद्धाश्रम की तरफ ना भागें, घर में रहें, क्योंकि आपके बच्चों की वृद्धाश्रम जब आप पहुंचते हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं मार्केट में बेइज्जती होती है, रेपुटेशन खराब होती है, तो उनके काम पे प्रभाव पड़ता है। तो छोटी छोटी बातों पर अगर कुछ हो भी जाए तो सामंजस्य बिठाएं, कुछ देर घर से बाहर टहल के आएं। और युवा वर्ग से मैं कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी जाएं, एक समय का भोजन अपने माता पिता के साथ बैठकर अवश्य करें। इससे उन्हें संतुष्टि और अपने मन के भावों को आपके साथ प्रकट करने का मौका मिलेगा, अपना गुबार निकालने का मौका मिलेगा। तो ये झगड़े होंगे ही नहीं और सामंजस्य और संतुलन बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस शो के पहले एपिसोड में आने के लिए। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो विजय भृगु जी की बातें सुन के कहीं ना कहीं ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो घर का ताला होते हैं। आप उन्हें हमेशा अपने पास रखिए और किसी भी तरीके की अगर कोई छोटी मोटी अनबन भी होती है तो उसे तुरंत सुलझाने का प्रयास करें, ना कि उसको और ज़्यादा खींचने की कोशिश करें। और जो इच्छा आपकी है कि आपका जो वृद्ध आश्रम है वो खाली ही रहे, तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपकी ये इच्छा भी पूरी हो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।